गुड इवनिंग स्टूडेंट। नाउ स्टार्ट योर क्लासेज। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है बेटा, आज का वो टॉपिक है आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन। कि हमारा एक ऐसा वैसे वेंटिलेशन हम रोशनदान या हवादान को कहते हैं, ठीक है। तो एक हमारे शरीर का ऐसा अंग है, ऐसा तंत्र जिससे हम सांस लेते हैं, वो क्या है। तो मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन, पहला ये हेडिंग है बेटा, ये हेडिंग है, ये आपने डाला नहीं, दिस इज़ द हेडिंग। मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन, यानी उन्होंने वेंटिलेशन की मैकेनिज्म अलग से डेफिनेशन न दी, मैं आपको बाद में वीडियो के सेंड कर दूंगा, ठीक है। उसको पहले लिख लेना, ठीक। देखें, वेंटिलेशन और ब्रीदिंग की, वेंटिलेशन या ब्रीदिंग क्या है, दोनों ही एक चीज़ है। इज़ द मूवमेंट ऑफ, ये गमन है, ऑफ एयर, हवा का, थ्रू द कंडक्टिंग पासेज बिटवीन, ठीक है, किसके माध्यम से, किसके मध्य से, कंडक्टेड पासेज बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स। ये दो चीज़ों के मध्य आदान प्रदान है, इसका कंडक्शन होना है आसपास किस किस के, लंग्स के और एटमॉस्फेयर के बीच जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज का आदान प्रदान है, वही से हम क्या कह रहे हैं, आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। द एयर मूव्स थ्रू द पासेज, जब एयर मूव्स थ्रू द पासेज, बिकॉज जब एयर मूव करती है थ्रू द पासेज, तो बेटा ये वर्ड गलत है, यहाँ पासेज नहीं आएगा। द एयर मूव्स थ्रू द लंग्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर, जब एयर लंग्स से मूव करती है, ठीक है, फेफड़ों से चलती है, तो लंग्स, यहाँ क्या आएगा, ये वर्ड गलत है, यहाँ आएगा LUNGS, ठीक है, लंग्स। आगे देखें, लंग्स बिकॉज ऑफ प्रेशर gradient that are produced by construction of diaphragm and thoracic muscles। बेटा यहाँ भी गलत लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग सही कर लें, ये वाली आपकी थोरेसिस, थोरेरिस नहीं है, SIS नहीं होगा, ये THORACIC, THORACIC, थोरेसिस मसल्स, इसे हम कहते हैं, जैसे ये थोरेसिस का मतलब होता है वक्षस्थल, ठीक है बेटा। हमारे शरीर का मतलब जो हमारे छाती होती है, इसको हम वक्षस्थल भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। थोरेसिस के बाद में क्या है कि बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ ग्रेडियंट डेट आर द प्रोड्यूस्ड बाय द कंजक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड थोरेसिक मसल। जो डायफ्राम, हमारे फेफड़ों के नीचे एक जो डायफ्राम जो कि इनको फेफड़ों को रोकता है, ठीक है, इन सब के प्रेशर के कारण, इसके दबाव के कारण प्रेशर का एक एटमॉस्फेयर बनता है, इस तरह का एक दबाव बनता है, जिससे क्या होता है, प्रेशर बनता है, जिससे ये मूवमेंट गैस का होता है। चलिए बेटा आगे देखते हैं क्या है। पल्मोनरी वेंटिलेशन इज कॉमनली रेफर्ड टू एज ब्रीदिंग, इसको हम सामान्यतः कह सकते हैं, ब्रीदिंग कह सकते हैं। इट इज़ द प्रोसीज ऑफ एयर, यह क्रिया है एयर की, एयर फ्लो की, मतलब हवा के आने की, बहाव की, फ्लो मतलब बहाव, इनटू द लंग्स, एक तो लंग्स में, ड्यूरिंग, बेटे इंस्पायरेशन लिखा हुआ है, जो कि ये वर्ड गलत है, ये इंस्पायरेशन नहीं है, ऐसा कोई वर्ड मैंने देखा नहीं। इंस्पायरेशन तो अलग चीज़ होती है, ठीक है ना, किसी को प्रेरित करना। तो आप यहाँ वर्ड यूज करोगे इंस्पायरेशन की जगह इनहेल, INHALE, इनहेल मतलब सांस लेना, ठीक है, ड्यूरिंग इनहेल या इनहेलेशन, ठीक है। आप कोई सा इनहेलेशन वर्ड यूज कर लो या इनहेल, बट ये वर्ड गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक। चलिए आगे देखें। ड्यूरिंग, ये एक्सपायरेशन भी गलत है, यहाँ कोई मर नहीं रहा, किसी की तारीख ख़त्म नहीं हो रही, इस एक्सपायरेशन की जगह लिखोगे आप EXHALE, एक्सेल, ठीक है, इनहेल और एक्सेल याद रखना, ओके बेटा, ठीक। एयर फ्लो बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेयर, परेशानी क्या है कि एयर फ्लो बिकॉज, एयर फ्लो मतलब हवा का बहाव, क्योंकि ऑफ प्रेशर, प्रेशर होता है डिफरेंस, विभिन्न तरह का, बिटवीन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड गैसेज इनसाइड द लंग,
जो गैसेज हमारे लंग्स के अंदर हैं और जो बाहर एटमॉस्फेयर में है, इनके बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। किसके कारण, प्रेशर और गैस के कारण। जब लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो ये गैसेज क्या होती हैं, बाहर पहुंच जाती हैं। और जब अंदर दबाव बढ़ जाता है, मतलब अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो क्या होता है, फिर सांस हमारी बाहर से हवा लेती है, नाक के थ्रू हम, मुंह के थ्रू या नाक के थ्रू हम बाहर लेते हैं, वो फिर फेफड़ों में पहुंच जाती है। बाकी प्रोसेस मैंने आपको समझाया है कि ऑक्सीजन कैसे अटैच होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे डिटैच होती है, कैसे कैसे अंदर ऑक्सीडेशन होता है, फिर ये मतलब कैसे ब्लड के अंदर जाती है, कैसे फिर ऑक्सीजन वहाँ पर ऑक्सीडेशन करती है फूड का। तो ये सारी प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं। ठीक। एयर लाइक अदर गैसेज, यहाँ पर है, एयर लाइक अदर गैसेज फ्लो, अन्य गैसों का जो फ्लो होता है, ठीक है, फ्रॉम ए रीजन विद हायर प्रेशर टू रीजन विद लोअर प्रेशर, हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ही अन्य गैसों का भी जो एक फ्लो है वो होता है। ठीक है, एयर में जितनी भी गैसें प्रेजेंट होती है। पल्मोनरी वेंटे इन्वॉल्व्स 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर, यहाँ आपने लिखा नहीं, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब कौन कौन से प्रेशर हैं आप उनके बारे में आपका पहला प्रेशर है डिफरेंट प्रेशर में, पहला प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा प्रेशर है इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर जिससे हम कह रहे हैं इंट्रा पल्मोनरी, और जो आपका तीसरा है वो तीसरा है आपका इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर और इंट्रा प्लूरल, एक एल्वियोलर एक प्लूरल प्रेशर। ठीक है, ये 3 तरह के प्रेशर हो गए बेटा। आगे चलते हैं, पहला प्रेशर पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक वह प्रेशर है ऑफ द एयर जिसमें हवा आउटसाइड द बॉडी, वह हवा जो बॉडी के बाहर होती है उसे हम क्या कहते हैं, बॉडी के बाहर की जो हवा होती है उसको कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, दूसरा है हमारा इंट्रा एल्वुलर प्रेशर, इट इज़ द प्रेशर इनसाइड द एल्वुलाई ऑफ द लंग्स, लंग्स के एल्वुलाई में जो हवा भरी रहती है इसके कारण जो प्रेशर बनता है उसको हम कहते हैं इंट्रा एल्वुलाई प्रेशर। तीसरा है हमारा इंट्रा प्लूरल प्रेशर, इट इज़ द प्रेशर, इसे क्या है, इट इज़ द प्रेशर विद इन द प्लूरल कैविटी, जो प्लूरल कैविटी के अंदर जो हवा के कारण प्रेशर होता है उसको हम इंट्रा एल्वुलर प्रेशर कहते हैं, इंटरप्लूरल प्रेशर कहते हैं। दीज 3 प्रेशर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पल्मोनरी वेंटिलेशन, और ये तीनों ही प्रेशर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन के। कौन कौन से, पहला आपका हो गया, पहला कौन सा हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंट्रा एल्वुलर प्रेशर, और तीसरा हो गया आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्पायरेशन, फिर वही इंस्पायरेशन आ गया, मैं इसको डिनाई कर रहा हूँ, आप सीधे यहाँ पर इनहेलेशन लिखेंगे, इनहेलेशन। ठीक है, ठीक, इनहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू द, ये इनहेलेशन प्रोसेस में हवा का लेते हैं, हवा को हम लेते हैं, कहाँ लेते हैं, लंग्स के अंदर, इनटू द लंग्स। इट इज द एक्टिव फेज ऑफ वेंटिलेशन, यह वेंटिलेशन की एक्टिव फेज है, बिकॉज इट इज रिजल्ट, बिकॉज इट इज द इट इज रिजल्ट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इट इज द रिजल्ट, इसका क्या रिजल्ट निकलता है, परिणाम क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स करती हैं, दिस डिक्रीज द इंट्रा एल्वुलर प्रेशर, और वहाँ पर इंट्रा जो एल्वुलर है वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर का डिक्रीज, वहाँ पर दबाव कम होता है, सो डैट एयर फ्लो इनटू द लंग्स। फिर जब जब वहाँ पर दबाव कम होता है तो बिल्कुल क्या होता है कि जब दबाव कम होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, लंग्स के अंदर हवा का फ्लो होना शुरू हो जाएगा या एयर का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये फिर आपका एक्सपायरेशन आ गया, यहाँ पर इनहेलेशन है वहाँ पर, यहाँ पर आप एक्सहेलेशन या एक्सहेल लिख देंगे। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। एक्सहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ लेटिंग
letting air out of the lungs during the breathing cycle। इसमें क्या है कि हवा का शरीर से, लंग से एयर एटमॉस्फेयर में फिर से बाहर निकलना, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द डायफ्राम एंड इलास्टिक क्या लिख रखा है, रिकॉइल टिश्यू। एक बार फिर से देखते हैं बेटा, ठीक है। ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन, जब रिलैक्सेशन होता है ऑफ द डायफ्राम, जब डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है बेटा, हवा निकल जाती है, तो भाई हम किसी चीज़ के अंदर से बैलून्स है उसमें से हवा निकाल देंगे तो वो रिलैक्स हो जाएगा ना, ठीक है। तो जब वो रिलैक्स हो जाएगा एंड इलास्टिक रिकॉइल टिश्यू, जो कि रिकॉइल हो जाते हैं, इलास्टिक ऐसे इलास्टिक जो कि लचीले होते हैं, रिकॉइल हो जाते हैं, दोबारा अपनी जगह में आ जाते हैं, ऑफ टिश्यू डिक्रीज द थोरेसिक वॉल्यूम, बेटे वी है थोरेसिक वॉल्यूम, जो थोरेसिक वॉल्यूम को कम कर देंगे, एंड इंक्रीज द इंट्रा एल्वुलर प्रेशर, और वहाँ पर वो इंट्रा एल्वुलर प्रेशर बढ़ा देंगे कि हाँ अब हवा का वहाँ पर ताज़ी हवा का आना वहाँ पर शुरू हो जाए, जिससे कि एक्सहेलेशन पुशेज एयर आउट ऑफ द लंग, जैसे क्या होगा एक्सहेलेशन में क्या होगा कि पुशेज हो जाएगी एयर आउट ऑफ द लंग। इस पूरी प्रोसेस में डायफ्राम का जो डायफ्राम आपका रिलैक्स कब होगा कि जब हवा शरीर से बाहर निकल जाएगी और एक एल्वुलर प्रेशर बनेगा, जिसके बाद क्या होगा कि वहाँ पर ताज़ी हवा के लिए फिर से जगह बन जाएगी, हम फिर से इनहेल करेंगे और फिर से प्रोसेस को एक्सहेल करेंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। सेंट्रल ऑफ रेस्पिरेशन डेफिनेशन, क्या है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देयर आर सेक्शन ऑफ द ब्रेन, यहाँ पर एक भाग, दिमाग का एक भाग, कॉल्ड द मीडियम एंड पोन्स दैट, जिसे हम पोन्स मेड्यूला कह रहे हैं, मीडियम भाग, ऐसा मेड्यूला भाग जो पोन्स मेड्यूला, ठीक है, एंड पोन्स मेडुला एंड पोन्स डेट रेगुलेट रेस्पिरेशन, हमारे मस्तिष्क का जो मध्य भाग है जिसे मेडुला या पोन्स कह रहे हैं, वो रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर रहा है, मतलब रेस्पिरेशन कैसा हो उस चीज़ को देख रहा है, उस चीज़ को अपने कार्य कर रहा है उस चीज़ का। दे कंट्रोल द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, मस्तिष्क का वो भाग क्या है, रेस्पिरेशन की दर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। बाय मॉनिटरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वो ये देख रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मॉनिटरिंग कर रहा है, वहाँ पर उसकी लेवल कितना है इन द ब्लड, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है उस चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द सेल रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन, जब हम भाग दौड़ करते हैं, कुछ मेहनत का काम करते हैं, तब क्या होता है, तब ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है नॉर्मल सामान्यता से। एंड रेस्पिरेशन स्पीड अप, और रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखते हैं, कुछ की टर्म्स दे रखे हैं इसमें। रेस्पिरेशन सेंट्रल क्या है, ये कंट्रोल्स होना चाहिए, बड़ा गलत लिख रखा है बेटा, बहुत गलत लिखते हो, ठीक है। रेस्पिरेशन सेंट्रल कंट्रोल्स, CONTROLES, द मेडुला विच सेंड्स सिग्नल्स, ऐसा मेडुला मतलब जो मस्तिष्क से, मेडुला का वो भाग की बात आ रही है जो सिग्नल सेंड करता है टू द मसल्स, जो कि मसल्स को सिग्नल सेंड करता है, इन्वॉल्व्स इन ब्रीथिंग, जो कि ब्रीथिंग में शामिल है, एंड पोन्स विच कंट्रोल द रेट ऑफ ब्रीदिंग, और ये पोन्स क्या करेगा, ये आपके कंट्रोल करेगा रेट ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने की दर को, कि हम पर मिनट कितनी सांस अंदर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ठीक। तो मेडुला ये तय करेगा कि मसल्स को सिग्नल देगा कि हाँ आप वर्क करो, बट जो पोन्स है वो ये करेगा कि ये इस वर्किंग के दौरान कितनी जो रेस्पिरेटरी हमारा सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, ठीक है। रेस्पिरेशन कंट्रोल सेंट्रल कंट्रोल, रेस्पिरेशन सेंट्रल कंट्रोल। अगला क्या है, कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर्स क्या है, दीज आर रिसेप्टर इन द मेडुला, ऐसा रिसेप्टर एक्सेप्ट करने वाला किसी चीज़ को जो कि मेडुला में होता है, एंड इन द एओर्टिक एंड कैरोटिड
बॉडीज, एरोटिक और कैरोटिड बॉडीज, मतलब शरीर में जो एरोटिक और कैरोटिड बॉडी होती है, ऑफ द ब्लड्स वेसल्स। एरोटिक ये क्या किससे आया है, ये आपकी ब्लड से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड है। एरोटिक एंड कैरोटिड बॉडीज ऑफ द ब्लड वेसल्स डेट डिटेक्ट चेंज इन ब्लड पीएच। ये क्या कर लेते हैं, एरोटिड और कैरोटिड, वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स के अंदर पीएच की वैल्यू चेंज हो रही है उस चीज़ को ये डिटेक्ट कर लेते हैं। सिग्नल्स एंड सिग्नल द मेडुला टू करेक्ट दीज चेंजेज। और ये चीज़ क्या करता है, मेडुला क्या करता है कि ये उन सिग्नल को, दिए हुए सिग्नल को सही करने के लिए बाध्य हो जाता है कि भाई इस चीज़ को जो गलत हो रहा है इसको सही करो। ठीक, ये कौन कर रहा है, मेडुला कर रहा है। ठीक है बेटा। चलिए बेटा आज के क्वेश्चन पर आते हैं। कल के लिए, आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको कल अटेंडेंस में, सिर्फ अटेंडेंस में उस होमवर्क को भेजना है, वही आपका अटेंडेंस माना जाएगा। अलग से आपको अटेंडेंस और नहीं देनी है। होमवर्क का पेज भेज दीजिए, वही आपका अटेंडेंस माना जाएगा। तो आपका होमवर्क है पिट्यूटरी और पैनक्रियाज ग्लैंड। आपको होमवर्क करके दिखाना है पिट्यूटरी और पैनक्रियाज। तो ये 1 से लेके 18 रोल नंबर तक पिट्यूटरी करेंगे और 19 से लेकर 36 रोल नंबर तक आपका पैनक्रियाज करेंगे। ठीक है, आज की डेट का होमवर्क ये है। 1 से 18 पिट्यूटरी ग्लैंड और 19 से 36 आपका पैनक्रियाज ग्लैंड। क्लियर हो गया होमवर्क बेटा? उम्मीद है कि आप सभी करेंगे, अपनी अटेंडेंस देखते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।